हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हम लोग पोल्ट्री के उन आर्टिकलों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम चलता है कि कौन सा आर्टिकल हम याद करें, कौन सा आर्टिकल हम छोड़ें। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, या आईएएस में क्यों ना हो, या अदर एग्जाम में क्यों ना हो, आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को, और कौन कौन से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी भी चर्चा करूंगा। मैं एक एक करके हम लोग बात यहाँ करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर ले हम लोग। तो भाग 1 में एक आर्टिकल है, नंबर 1 आर्टिकल, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत में जो टेरिटरी है और जो भारत का जो यूनियन है उसका नाम के बारे में चर्चा की गई है। तो भारत का नाम जो है किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 1 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 2 में है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, आप यहाँ अंतर देखिएगा, दोनों में अंतर है कुछ। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण। यहाँ प्रवेश है और यहाँ निर्माण है, इन दोनों में अंतर है, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। मान लिया कोई वर्तमान में राज्य है तो उस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, एक किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत दो काम होता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहाँ क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 2 और 3 का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। दोनों आर्टिकल को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल और कैसे याद करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 3। अब पार्ट 3 में हम लोग आते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार में कौन कौन से आपको आर्टिकल याद रखना है? तो मौलिक अधिकार में जो है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 आपको याद रखना है, राज्य की परिभाषा। ठीक है। डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में राज्य की परिभाषा की बात की गई है, तो आर्टिकल 12 में बात की गई है किसकी? तो ये आर्टिकल, ये राज्य की परिभाषा की। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल, जो हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 13 में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे हटाया है। अब आते हैं समता का अधिकार। ठीक है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 14 याद रखना है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। मतलब कि धर्म के भी आधार पर, मूल वंश के भी आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से, मतलब इस तरह से विभेद आपके साथ नहीं किया जाएगा। तो इसमें टोटल कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इतने आधारों पर आपसे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको याद रखना है। ये 5 चीजें हैं इसमें। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये आर्टिकल 15 में इनमें से किसके साथ विभेद नहीं होगा या विभेद होगा, तो इन 5 वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी, नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, सबको समान होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 आपको बहुत याद रखना है, इसमें छुआछूत का अंत की बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी की को समाप्त करने की बात भारत में की गई है, आपको यह याद रखना है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया गया है, समता या समानता लाने के लिए। तो आपको आर्टिकल 18 भी याद करना पड़ेगा कि ये कौन से आर्टिकल में, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आर्टिकल 18 क्या है आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। जो है मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं, तो उसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें सबसे पहला है, जो पहला अधिकार है वो है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय, कुछ विषयों का संरक्षण। इसमें मतलब
बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, ये सब इसमें आर्टिकल 19 में दिया गया है। इसमें टोटल 6 अधिकार हैं, आपको उनको याद रखना है कि सब वाक्य या प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान इसी में किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध करता है तो उसको संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आर्टिकल 22 क्या कहता है, पहले समझ, आर्टिकल 22 की बात कर लूंगा। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। यहाँ गिरफ्तारी की बात की गई है 22 में, और आर्टिकल, आप ध्यान दीजिएगा, जबकि आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई। तो एक जगह अपराधियों के लिए, एक जगह गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको इनको याद रखना है। ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं तो गलत होने चांस ज्यादा होता है। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 21 में यह कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है। एक तरह से ये जीवन जीने का अधिकार है। इसमें स्वच्छ पेयजल पाने का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, सब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐड किया है। निजता का अधिकार है इसमें, सारे आर्टिकल इसमें, मतलब ये सब जो राइट है ये सब प्राण और देह स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 21 जो है क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आर्टिकल 21A, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में ही ये शामिल कर लिया गया है। आर्टिकल 22 मैंने बता दिया। इसमें यहाँ बेटा सब लोग याद रखना, ये गिरफ्तारी के लिए है, और जबकि 20 अपराधों के लिए है, ये याद रखना। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारे यहाँ, वो इसकी अगर हम बात करें शोषण के खिलाफ, तो 2 आर्टिकल हैं इसमें। आर्टिकल 23 आपको याद रखना है, आर्टिकल 24 याद रखना है। 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध की बात करता है। कौन? ये आर्टिकल 23 कि मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता, मतलब कि मानव का किसी अंग का या मानव का व्यापार नहीं होगा भारत में, ये कहता है 23। और बलात्सर्म मतलब कि किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, फोर्स करके किसी के साथ लेबर का काम नहीं कराया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया है। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना कि आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापार नहीं होगा मानव का, और बलात्सर्म मतलब कि किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी के साथ जबरदस्ती काम कराया जाता है, किसी को जबरदस्ती काम के लिए फोर्स किया जाता है, तो किस आर्टिकल का उल्लंघन माना जाएगा, तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। जबकि आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, और 14 वर्ष के बच्चों को काम करने से रोका गया है इसी आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 24 के तहत ये खतरनाक खानों में, कारखानों में बच्चे 14 वर्ष से अगर नीचे का बच्चा, 14 वर्ष तक का बच्चा होगा तो काम नहीं करेगा। कहाँ पर? तो ये कारखानों और खानों में। आर्टिकल 24 इसको संरक्षण देता है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो बताना होगा 25 से 28 आर्टिकल के बीच में दिया गया है। इसके बाद में इसमें एक आर्टिकल आपको याद रखना है 25 नंबर का, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, अपना सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पे 2 बात आपको बता देता हूं मैं। आर्टिकल 25 के तहत ही एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सिख लोग होते हैं वो अपने साथ कटार रखते हैं, एक छोटा सा चाकू रखते हैं, वो क्यों रखते हैं और किस आर्टिकल के तहत रखते हैं? तो क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके कल्चर का ये पार्ट है। किस आर्टिकल के तहत उनको अधिकार मिला है? तो आर्टिकल 25 के तहत मिला है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पंजाबी लोगों को, जो सिख लोग हैं, उनको ये कटार रखने का अधिकार आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। ये बात याद रखना, वो रख सकते हैं, ये संविधान का उल्लंघन या उनकी समाज के लिए उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद इसमें और कोई आर्टिकल नहीं याद रखना है, 25 को याद रखना है इसमें बस। इसके बाद संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल हैं, एक है 29 और एक है 30। 29 और 30 बस इतना याद रखना है कि 29 ये जो आर्टिकल है 5 नंबर का, ये अधिकार जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स जो दिया गया है, ये भारत के अल्पसंख्यकों के लिए है। बस यही आप लोग याद रखना कि अल्पसंख्यक को दिया गया है बस। और हमारे देश में अल्पसंख्यक कितने हैं? तो 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यही जो हमारे यहाँ 6 अल्पसंख्यक हैं।
और इन्हीं को यह राइट दिया गया है कि वो अपने संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार को संरक्षित कर सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं होगी। बस इतना याद रखना है आपको। बस आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे जो है भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो है हमारे संविधान की आत्मा है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इस अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो ये आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझ लेना, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और सरकार से या जो आपके मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है उससे आप उसके खिलाफ आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, और आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तो इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, आर्टिकल 226 भी है और 226 के तहत यही काम हाई कोर्ट करता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है वो। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की बात कर लें कि हमारे यहाँ कौन कौन से डायरेक्ट प्रिंसिपल अहदे हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। तो याद रखना ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है और इसमें अधिकांश जो विचारधारा है वो गांधी जी की विचारधारा से जुड़ी विचारधारा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या कहता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात यहां भी की गई है और आर्टिकल 12 में भी की गई है। आप लोग याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस किस आर्टिकल में दी गई है, तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी है और आर्टिकल 12 में भी है। 36 किसके तहत है, डीपीएसपी के तहत है, और 12 किसके तहत है, मौलिक अधिकार के तहत है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद इसमें एक आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, सब नहीं याद रखना, जो इंपॉर्टेंट याद रखना है 39A। 39A क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर हमारे देश जो है राज्य द्वारा समान न्याय सबको दिया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये होता है अगर किसी को कानूनी राइट वो चाहिए, सहायता चाहिए, वकील नहीं है किसी के पास, कोई गरीब व्यक्ति है तो सरकार उसको वकील प्रोवाइड करा सकती है, उसको न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता कर सकती है। ये आर्टिकल 39A में कहा गया, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ये राज्य पे डिपेंड करता है कि आपको दे या ना दे, क्योंकि मौलिक अधिकार को आप लागू तो करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नीति के निर्देशक तत्व को आप सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं, वो स्टेट पे छोड़ दिया गया है। अगर स्टेट चाहेगा तभी आप, राज्य चाहेगा तभी आप इसको लागू करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर राज्य नहीं देगा तो आपको विधिक सहायता नहीं मिल सकता, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। यहाँ संगठन की बात की गई है और ये गांधी जी की विचारधारा से ये जो है पूरी तरह से मेल खाती है। गांधी ने भी यही कहा था कि ग्राम पंचायतों या गांव को विकास करो, कुटीर उद्योग का विकास करो, तो उसी को प्रेरणा लेकर के 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई थी। 40 में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप इनको याद रखिएगा। आर्टिकल 41 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 41 में, कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये काम, ये जो आर्टिकल दिया गया है इसमें 3 चीजें कही गई है कि आप कुछ दशाओं में आपको काम का भी अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है और लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। तो एक बात याद रखिएगा कि शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 41 के तहत भी बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार और काम और लोक सहायता पाने का आपको अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल जब आता है एग्जाम में तो अक्सर लोगों से गलत हो जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से केयरफुली इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत अगर आपको है तो इसके लिए, मनोचित दशाओं का, इसके लिए मनोचित दशाओं का मतलब होता है कि मानव की जो दशाएं होती है, मनोचित मतलब कि उसको ध्यान में रखते हुए काम करने का, और प्रसूति सहायता का मतलब ये होता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सरकार सहायता पहुंचाए, उसी को प्रसूति सहायता कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको अगर सहायता पाने का अधिकार है तो किस आर्टिकल के तहत उसको मिलेगा, तो आर्टिकल 42 के तहत मिलेगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत हमारे देश में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है
मनरेगा। अगर एग्जाम में आकर आपसे पूछ दिया जाए कि मनरेगा प्रोग्राम किस आर्टिकल के तहत सरकार ने शुरू किया है, तो आर्टिकल 43 के तहत शुरू किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कहा गया है। आर्टिकल 43 का क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। हमारे यहाँ जो उद्योग होते हैं, तो ध्यान समझना इस बात को, हमारे यहाँ जो उद्योग होते हैं, उद्योग में एक तरफ मालिक होते हैं और एक तरफ मजदूर होते हैं, ठीक है बेटा। और मालिक और मजदूर में कई बार संघर्ष हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार अर्थात मजदूरों की भागीदारी भी होगी, इसीलिए हमारे देश में मजदूर संघ बनाए जाते हैं, ठीक है, यूनियन बनाए जाते हैं। इसके बाद है 43 खा क्या कहता है? सहकारी समितियों की अभिवृद्धि की बात करता है। सहकारी समितियां हमारे यहाँ बनाने की बात की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, किसमें? सहकारी समितियों के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है कि कोई भी नागरिक हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, सबको समान सिविल संहिता होनी चाहिए। और आपको याद रखना, ये जो है चर्चा का विषय आजकल बना भी हुआ है, एग्जाम में आ सकता है। ये आर्टिकल 44 ये गोवा में लागू किया गया है और क्या कहते हैं, गुजरात में और उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई है। आपको याद रखना है, उस समितियों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल अच्छे से याद करना है। इसके बाद आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। तो शिक्षा का प्रावधान यहाँ भी मिल गया आपको आर्टिकल 45 में। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किया गया है। तो हमारे देश में देखा होगा बनाया जाता है आंगनबाड़ी। तो जो आंगनबाड़ी बनाया जाता है, आंगनबाड़ी इसी आर्टिकल के तहत हमारे देश में बनाए गए हैं कि 6 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा की उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। तो देखा होगा आंगनबाड़ी में पंजीरी मिलती है, बिस्किट मिलता है, तो वो हो गया किसके लिए? बाल्यावस्था की देखभाल के लिए, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए। और शिक्षा मतलब वहाँ पे ABCD सिखाना, मतलब बच्चों को स्कूल जाने की आदत डलवाना है। किस आर्टिकल के तहत? शिक्षा के इसी आर्टिकल 45 के तहत आंगनबाड़ी बनाया गया है कि बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे तो उनको शिक्षा, स्कूल जाने की आदत बन जाएगी और फिर वो स्कूल जाएंगे और वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो आर्टिकल 45 यही कहता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आप बहुत इसको ध्यान समझिएगा। लिखा है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अब शिक्षा का प्रावधान यहाँ भी आ गया। तो 46 में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ये तो आपको पता होगा, लेकिन अन्य दुर्बल वर्ग में विकलांग आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगी, विधवाएं आ जाएंगी, वृद्ध आ जाएंगे। इनको अन्य दुर्बल वर्ग कहते हैं। आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे बातों को जब आप जानते हैं, डिफिनेशन को समझेंगे, तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन 3 वर्गों के लिए शिक्षा और जो है अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है। तो हमारे देश में जो पेंशन वोशन दी जाती है ना, वो इसी आर्टिकल के तहत सरकार देती है। अर्थ संबंधी कुछ उनके लिए काम करती है ये, ठीक है। इसके बाद है 47 क्या कहता है? 47 ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। मतलब कि जो स्टेट हमारे यहाँ है उनको 3 काम दिया गया। पोषाहार स्तर को ठीक करना किया जाए। तो देखा होगा हमारे यहाँ खाना बना जाता है, मध्य जो है मिड डे मील योजना, बात समझ में आया? जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार काम करेगी और लोक स्वास्थ्य का सुधार करेगी, मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का काम करेगी। आर्टिकल 47 कहता है ये किसका कर्तव्य है? यह राज्य का कर्तव्य बताया गया है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद है कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य को यह भी कहा गया है कि अपने राज्य के अंदर कृषि और पशुपालन का संगठन करेंगे। ये संविधान कहता है, राज्यों को करने के लिए आदेश देता है। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है 48 का, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यह आर्टिकल 48 का जोड़ा गया था बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया जाए। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह आपको याद रखना है। और इसी के तहत सरकार राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करती है, अभ्यारण्य की स्थापना करती है, बायो रिजर्व की स्थापना करती है। ये सब यही आर्टिकल के तहत सरकार करती है। इसके बाद है आर्टिकल 49 क्या है कि हमारे देश में इतिहास से जुड़े बहुत सारे जो स्मारक विरासतें हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों
स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, कि सरकार के जो हमारे जो स्मारक हैं, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब हो गया, स्थान उनका और वस्तुओं का संरक्षण। अगर मान लो कोई रेलवे खड़ी है तो इन्हें रेलवे में आग लगा देना है, सरकार की वो संपत्ति है, तो राष्ट्रीय महत्व की वो चीजें हैं। सरकार की संपत्ति साथ तो आपकी भी संपत्ति है और राष्ट्रीय महत्व की बात है, तो वस्तुओं का भी संरक्षण अति आवश्यक है। आपको ये आर्टिकल 49 भी याद रखना है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये मॉन्टेस्क्यू के पृथक्करण के सिद्धांत से लिया गया है। ये विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, उन्हीं के विचार से लिया गया है। तो आप याद रखना है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण की बात की गई है वो आर्टिकल 50 कहता है, आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि भारत की विदेश नीति का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो भारत की विदेश नीति का प्रावधान जो मिलता है ये आर्टिकल 51 में मिलता है। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का कार्य राज्य करेगा। तो हमारे देश की जो विदेश नीति बनाई जाती है वो उसका सारा काम इसी आर्टिकल 51 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मान्यता देना भी आर्टिकल 51 के तहत ही माना जाता है। तो ये कुछ आर्टिकल थे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसद और विधानमंडल की बात करेंगे कि उनसे जुड़े हुए आर्टिकल कैसे याद करने हैं और आर्टिकल याद करने का तरीका क्या है, हम वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।